हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स इसका थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज एक्टिविटी 5। ये आपका एक्टिविटी 5 है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे जो पिक्चर्स हैं उनको देखिए। गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस। और हर एक तरह का जो घर इसमें दिखाया गया है उसके नेम को गेस कीजिए। बताइए कि उसका नाम क्या है। फिल इट इन द गिवन टेबल बिलो। और उसका नाम आपने यहाँ पर लिखना है और वो किस चीज़ से बनता है वो घर, वो भी लिखना है। जैसे पहला पिक्चर है, इसको देखकर आपने नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, वॉट इज़ दिस टाइप ऑफ हाउस कॉल्ड। इस तरह के घर को क्या बोलते हैं, आपने पहले नाम गेस करना है। तो बच्चों, इस तरह के घर को बोलते हैं हम टेंट। क्या है ये? टेंट। ठीक है। वॉट आर दीज हाउसेस मेड ऑफ। ये जो घर होते हैं, टेंट होते हैं, वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो उस चीज़ का नाम लिखना है। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं? क्लोथ के। ठीक है, कपड़े के। और स्पेशली कपड़ा कौन सा यूज़ किया जाता है? इट कुड बी कैनवास। कैनवास हो सकता है ये, या फिर नायलॉन के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ऐसे ही अगला जो टाइप दिखा है, ये क्या है? बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्डिंग है। इनको हम बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर। ठीक है। स्काई स्क्रैपर किस चीज़ के बने होते हैं? जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ होता है उसके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि ब्रिक, सीमेंट, ओके, आयरन लोहा, देन ग्लास, ठीक है, वुड लकड़ी। तो इस तरीके से आप बेसिक चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ग्लास, वुड एक्सेट्रा। और इनको क्या बोलते हैं हम? स्काई स्क्रैपर। ओके। नेक्स्ट हाउस इज अ टाइप ऑफ हट। ये एक हट है। और हट मोस्टली किस चीज़ से बने होते हैं? या वुड के बने होते हैं। ठीक है, लकड़ी, देन मड मिट्टी, ओके, देन यू कैन से यहाँ पर स्टोन भी लग रहा है आपको, पत्थर को यूज़ करके भी बना सकते हैं स्टोन। ठीक है, देन स्ट्रॉ, जो घास फूस होती है उसको भी यूज़ करते हैं छत बनाने के लिए। सो यू कैन राइट लाइक दिस एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट इज बोट हाउस। ये क्या है? बोट हाउस, या आप इसको हाउस बोट भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाउस बोट और बोट हाउस बोथ आर सेम। ओके। और हाउस बोट मोस्टली किस चीज़ का बना होता है? वुड का। तभी तो ये हल्का होता है और नाव के ऊपर बनाया जाता है और ये पानी में तैर सकता है। तो ये हैं तरह तरह के घर और किन चीज़ों से ये बने होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6, मेक अ वॉल। एक वॉल बनानी है आपने। वॉल मतलब दीवार। मेक सम ब्रिक्स यूजिंग अ मैच बॉक्स मोल्ड, स्मॉल पेपर बॉक्सेस, क्ले और आटा डो। आपने बच्चों क्या करना है, जो माचिस के डिब्बे होते हैं, खाली डिब्बे, उनको ले लीजिए, या फिर पेपर बॉक्सेस ले लीजिए छोटे छोटे, या क्ले ले लीजिए। ठीक है, या फिर आटा डो ले लीजिए। जो आटा होता है घर में मम्मी गूंथ के रखती हैं, उनसे मांग लीजिए। उनसे ईंटें बनानी है। ठीक है, ईंटों का शेप देना है। स्टैक दैम इन दीज टू अरेंजमेंट्स शोन इन द ड्राइंग। और उनको एक के ऊपर एक रखना है। कैसे अरेंज करना है? एक तो इस तरीके से अरेंज करके रख देखना है, और दूसरी बार इस तरीके से। ठीक है, दो अरेंजमेंट्स दिखाएं। जैसे यहाँ एक बॉक्स के ऊपर पहले आप सीधे नीचे रख देंगे बॉक्सेस को, 4 बॉक्सेस एक साथ लगा दिया आपने इस तरीके से। फिर उसके ऊपर 4, ठीक है, 1 2 3 4 स्ट्रेट स्ट्रेट करके। और दूसरे वाले अरेंजमेंट में क्या करना है, 4 आपने लगा दिए इस तरीके से। फिर जो दूसरा वाला है उसको पहले वाले के जो बॉक्स है, पहले वाले बॉक्स में उसके ऊपर दूसरा बॉक्स का आधा पोर्शन इधर को रखना है, आधा इस तरफ को। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला रखोगे उसका आधा पोर्शन यहाँ रहेगा, आधा इसके ऊपर। ठीक है, देखो आधा पोर्शन जो यहाँ से यहाँ तक का इस वाले बॉक्स के ऊपर है, आधा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपने अरेंजमेंट करने हैं। ठीक है, पहले आप पहला वाला अरेंजमेंट करके देखिए, फिर दूसरा वाला।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच वन इज स्टर्डियर। स्टर्डियर मतलब यहाँ है मजबूती से, कौन सा ज़्यादा मजबूत वॉल होगा। विच वन फॉल्स मोर ईजली व्हेन पुश्ड, इन दोनों में से किस तरह की दीवार जल्दी गिर जाएगी अगर हम उसको पुश करेंगे। तो बताइए सोच के। तो इसमें आपका आंसर होगा कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा, सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला। चलो हम इसको नाम दे देते हैं ए। ये ए अरेंजमेंट है, ये बी। ठीक है, ये वाला बी मान लीजिए। तो जो बी अरेंजमेंट होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसमें क्या क्या है, कैसे अरेंज किया है कि जो एक ईंट है उसको दो के बीच में, ये जो दो है ना, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच में रखा है। तो इस तरह से रखने से मजबूती बढ़ जाती है, ये ईज़िली क्या होगा, गिरेगा नहीं धक्का देने से। खैर आप तो खेलोगे, ठीक है, आप जो है टॉयज़ की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो आप तो ज़ोर से मारोगे तो गिरेगा, बट इन रियलिटी जो ए वाला अरेंजमेंट है ये वीक होगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे रखा गया है। जैसे एक ईंट है, इसके ऊपर सीधे दूसरी ईंट। ठीक है, देखो यहाँ पर सेम ही जो इसकी लेंथ है बराबर है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस तरीके के अरेंजमेंट में अगर जो वॉल है उसको इस तरीके से बनाएंगे तो वो धक्का देने से जल्दी गिर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो विच वन फॉल्स मोर ईजली व्हेन पुश्ड, ए। तो इस तरीके से आप बताएंगे बच्चों। तो इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं। द सेकेंड वन इज स्टडियर बिकॉज द ब्रिक्स आर ओवरलैपिंग इन सच अ वे दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द वेट एंड विल नॉट ईजली ब्रेक। ठीक है, और सेकेंड वाले के लिए लिख सकते हो आप, सेकेंड आंसर के लिए, द फर्स्ट वन विल फॉल ईजली बिकॉज द ब्रिक्स आर केप्ट डायरेक्टली अबव ईच अदर एंड दे विल फॉल मोर ईजली व्हेन पुश्ड। ओके, नाउ सेफ्टी फर्स्ट मतलब सुरक्षा पहले। ठीक है, हमें कहीं भी हम जाते हैं पहले हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम स्कूल में हो, घर में हो या कहीं भी जाते हो, हमें इस तरीके से रहना है कि हम खुद को पहले सुरक्षित रखें। ठीक है, चाहे आप खेलने जाते हो तो अपनी सुरक्षा का ध्यान हम सब ने पहले रखना है। आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट गेम देखते हो, चाहे टीवी पे देखते हो, चाहे स्टेडियम में देखते हैं, आपने क्रिकेटर्स को देखा है ना, कैसे वो हेलमेट पहन के रखते हैं और नी गार्ड पहन के रखते हैं, एल्बो गार्ड पहन के रखते हैं, इज़न्ट इट। तो वो किस लिए, ताकि खेलना तो है लेकिन खेल से पहले अपनी सुरक्षा भी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। रोहन्स फादर फॉलोज ऑल द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज वियर्स अ हेलमेट विथ अ स्ट्रैप, a safety vest and sturdy footwear। तो यहाँ पर बताया गया जो रोहन के फादर हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं ना, रोहन के फादर भी, तो वहाँ पर वो अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं सेफ्टी के लिए काम करते समय उनको फॉलो करते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज़ वियर हेलमेट, वो हमेशा हेलमेट पहनते हैं जिसमें कि एक स्ट्रैप होता है, स्ट्रैप जो बांधने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अ सेफ्टी वेस्ट, ये सेफ्टी वेस्ट है। ठीक है, ताकि आप चेस्ट को सुरक्षित रख सकें। एंड स्टर्डी फुटवेयर, और मजबूत फुटवेयर, पैरों में मजबूत फुटवेयर पहनते हैं। और साथ साथ में देखो इस तरह के गॉगल्स टाइप भी हैं, मास्क भी हैं, हैंड ग्लव्स भी हैं, सो मैनी थिंग्स आर देयर। ओके, अच्छा अब आप बताइए ये सब क्यों पहने होंगे, हेलमेट क्यों पहना होगा? क्योंकि अगर गलती से कंस्ट्रक्शन साइट में बिल्डिंग बनाते समय कुछ ऊपर से गिर गया तो उनके हेड को कोई चोट ना पहुँचे, हमारे सिर को कोई चोट ना पहुँचे, है ना। तो ऐसे ही बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें सुरक्षित रखेंगी। आगे है, आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम। तो बच्चों आपके घर में भी आपकी सुरक्षा के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स होंगे जो पेरेंट्स आपको बार बार फॉलो करने के लिए बोलते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, घर के अंदर दौड़ो मत, चोट लग जाएगी, बेड से लग जाएगी, चेयर से लग जाएगी या टेबल से लग जाएगी, इज़न्ट इट। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे
हमें शार्प चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जो बहुत तेज़ धारदार नुकीली चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाकू, कैंची, इनसे खेलना नहीं चाहिए। आग के पास नहीं रहना चाहिए, आग से नहीं खेलना चाहिए, गर्म चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, है ना। और गीले हाथों से कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी के स्विचेस होते हैं, है जैसे कि आपके फ़ैन के स्विचेस, ट्यूबलाइट्स के स्विचेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के स्विचेस होते हैं, उनको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स होते हैं घर में आपको सुरक्षित रखने के लिए, तो उनके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। सेकंड है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल? क्या स्कूल में भी आपके सेफ्टी के कोई रूल्स हैं? ऑब्वियसली हर स्कूल में सेफ्टी के रूल्स होते हैं, है ना। पहला, ऑलवेज़ बी इन अ क्यू, हमेशा लाइन में चलना है। आपके टीचर्स भी बोलते होंगे मेक अ लाइन, जब भी आप अपनी क्लासरूम से प्रेयर ग्राउंड में जाते हो, प्रेयर ग्राउंड से वापस क्लासरूम में आते हो, या फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हो, या लाइब्रेरी जाते हो, जहाँ भी पूरी क्लास को मूव करना होता है, हमेशा लाइन बना के चलना चाहिए। अगर नहीं लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, भगदड़ मचेगी, कोई आगे कोई पीछे एक दूसरे को धक्का देंगे, तो उससे किसी को चोट भी लग सकती है, कोई गिर सकता है ना। तो हमेशा लाइन बना के चलना है जब भी आप स्कूल में होते हो। और कभी किसी को पुश नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, चाहे आप कॉरिडोर्स में चल रहे हो या फिर सीढ़ियों पर चल रहे हो, एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। और ना ही स्टेयरकेस, सीढ़ियों में या कॉरिडोर पर दौड़ लगानी है। बहुत सारे बच्चे दौड़ते हैं, है ना, वो भी नहीं करना है। दूसरा, जो हैंड रेल्स होती हैं आपकी सीढ़ियों के साइड में, आपकी सेफ्टी के लिए हैंड रेल्स लगाई रहती है ना, लोहे की। तो कई बच्चे क्या करते हैं, छुप छुप के टीचर्स से उनके ऊपर चढ़ते हैं, स्लाइड करते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस, वो भी अच्छी बात नहीं है, तो वो भी नहीं करना है। और ना ही टेबल्स और चेयर के ऊपर चढ़ना है या जंप करना है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप स्कूल में बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इन चीज़ों को हम पॉइंट्स में लिखेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। सेफ्टी रूल्स एट होम, डू नॉट रन इन द हाउस, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर्स एक्सेट्रा, नेवर प्ले विथ फायर, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेफ्टी रूल्स इन स्कूल, डू नॉट रन इन स्टेयरकेस, डू नॉट पुश अदर्स ऑन स्टेयर्स, वॉक इन अ क्यू, डू नॉट स्टैंड ऑन चेयर्स और डेस्क, डू नॉट स्लाइड ऑन हैंड रेल्स, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस रिफ्लेक्ट। तो हमने यहाँ चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसके बारे में हमें फिर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग? पॉट मेकिंग का क्या प्रोसेस होता है वो बताइए। तो आपने क्या क्या सीखा था? सबसे पहले कलेक्टिंग द क्ले एंड सीविंग इट, पहले मिट्टी को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और उसको छानना। फिर प्रिपेयरिंग इट बाय एडिंग वाटर एंड मेकिंग डो, फिर उस पानी को मिलाकर उसमें क्या करना है, उसको तैयार करना है और उसका डो बनाना है। देन शेपिंग द क्ले ऑन व्हील फॉर मेकिंग पॉट्स, फिर उस डो को हमने पॉटर्स व्हील पे के ऊपर रखना है और उसको शेप देना है अलग अलग पॉट्स की। उसके बाद उसको ड्राई करना है, सुखाना है, फिर इसको किन में बेक करना है ताकि वो मजबूत हो जाए, सूख जाए, अच्छे से हार्ड हो जाए और मजबूत हो जाए। यही स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे। So kids, these are the steps of making pot. First is collecting the clay and sieving it. Second, preparing the clay by adding water and making its dough. Third, shaping the clay on potter's wheel for making pots. Then fourth is drying the pots. Fifth, baking the pots in kiln to make them hard and strong. तो इस तरीके से आप इसके points लिखेंगे। Second question is, how do artists get ideas for their arts? आर्टिस्ट को अपने आर्ट्स के लिए आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम नेचर. सो यू हैव टू राइट आर्टिस्ट गेट आइडियाज़ फॉर देयर आर्ट्स फ्रॉम नेचर. So you can write the answer like this. Artists get ideas for their arts from nature. Next question is, what is a kin? Kin क्या होता है?
The potters oven in which clay pots are baked is called kiln. Okay, like this you can write the answer. The potter's oven in which clay pots are baked is called kiln. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ. हाउसेस किस चीज़ से बने होते हैं? तो यहाँ आप सारी चीज़ों के नाम लिखेंगे. हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड, ग्लास एक्सेट्रा. तो हम इस तरह से आंसर लिखेंगे. हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ग्लास, कंक्रीट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज You may also try to find videos on YouTube that show the process of things being made. Write down the steps in as much details as possible. तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि आप और भी वीडियोस देख सकते हैं कि चीज़ें कैसे बनती हैं इसके बारे में, और उनके बनने के जो स्टेप्स हैं उनको और डिटेल में लिख सकते हैं. नाउ हियर नेक्स्ट इज़ ड्रॉ एंड कलर एनी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. इस जगह पर आपने 3 अलग अलग तरह के घर बनाने हैं. यू कैन मेक हाउस बोट, टेंट, स्काई स्क्रैपर्स, हर्ट. तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो 3 तरह के घर आप यहाँ पर बनाएंगे. नेक्स्ट इज डिस्कस. पहला, वाई डू वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. वाई मतलब क्यों, डू वी हैव मतलब हमारे होते हैं डिफरेंट अलग अलग तरह के, काइंड्स मतलब तरह के घर, हाउसेस मतलब घर. हमारे अलग अलग तरह के घर क्यों होते हैं? तो बच्चों आपने देखा है जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके घर अलग तरह के होते हैं. वो स्लोपिंग होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उसमें स्लैंटिंग होते हैं, है ना. और जो ज़्यादा गर्म वाली जगह में रहते हैं उनके घर अलग होते हैं. जो जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, बारिश ज़्यादा होती है, उनके घर अलग तरह के होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग तरह के घर होते हैं वो अलग अलग जगहों के क्लाइमेट, मौसम के कारण होते हैं, है ना. अगर जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ के लोग कैसे घरों की छतों को बनाते हैं? स्लैंटिंग. इस तरीके से स्लैंटिंग छत होती हैं ताकि जो बर्फ़ है वो पिघल कर नीचे गिर जाए. अगर वो फ्लैट छत बनाएंगे तो उनकी छत में पूरा बर्फ़ भर जाएगी, है ना. और अगर बारिश होगा तो पूरा पानी भर जाएगा. तो इसलिए वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है या पहाड़ी इलाके जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, स्लोप होते हैं, उनकी छतों में स्लैंट होते हैं. ऐसे ही हर जगह के घर अलग अलग तरह के होते हैं. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक तो जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से घर अलग अलग तरह के होते हैं. और दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ दी थिंग्स या मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक द हाउस. कि घर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं. अगर जो चीज़ें हमारे आसपास अवेलेबल है घर बनाने के लिए तो हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, है ना. तो ये 2 कारण है अलग अलग तरह के घर होने के. एक तो क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक द हाउस. So kids, here I have written the answer. The climate of each place is different, so people make the houses according to the climate of their place and the availability of the material used to make the house. ठीक है. Second question is, why do people wear helmets at construction sites? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं वो हेलमेट क्यों पहनते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ पर कोई चीज़ बन रही होती है, निर्माण हो रहा होता है. जैसे कहीं घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, स्कूल बन रहा है, बड़े बड़े ऑफिसेज बन रहे हैं. जहाँ भी कोई चीज़ बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वहाँ पर लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? वियर मतलब पहनना, हेलमेट मीन्स हेलमेट. तो बच्चों आपको क्या लगता है क्यों हेलमेट पहनते हैं? चैप्टर के जब रीडिंग की थी उस समय भी समझाया था.
ताकि अगर कोई दुर्घटना हो तो उनके सिर पर चोट ना लगे, उन्हें कोई नुकसान ना हो। देखो कंस्ट्रक्शन साइट में क्या होता है, कहीं कहीं में बड़ी बड़ी ईंटों को ऊपर चढ़ाया जाता है ना, बड़ा बड़ा सामान जो भी कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ होता है वो ऊपर ले जाया जाता है। कहीं अगर गलती से वो चीज़ गिर गई और नीचे कोई खड़ा है तो उससे क्या होगा, किसी को भी चोट लग सकती है। लेकिन अगर हमने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए होंगे, हेलमेट पहना होगा, तो हमें कम चांसेस हैं कि हमें कोई नुकसान हो, है ना। तो इसीलिए हमें हेलमेट्स को पहन कर रखना चाहिए ताकि हमारे हेड में कोई इंजरी ना हो, कोई चोट ना लगे। ओके, so you can write the answer like this: people wear helmets at construction sites to protect their head in case of any accident. Okay, next question is, what would happen if there were no patterns in nature? तो यहाँ बोला गया है क्या होता, what would happen मतलब क्या होता, if अगर, देयर वर नो पैटर्न्स अगर नहीं होते, क्या नहीं होते, पैटर्न्स इन नेचर। अगर प्रकृति में हमारे चारों तरफ नेचर में अगर कोई पैटर्न्स नहीं होते, रिपीटेड जो डिज़ाइंस हैं वो नहीं होते, तो क्या होता, क्या होता, जो आर्टिस्ट हैं उनको अपनी जो क्रिएटिविटी है उसके लिए आइडियाज़ नहीं आते और सारी चीज़ें एक जैसी लगती है ना। उन किसी के ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं होता तो हमें वो एक जैसी लगती हैं, उनमें हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। मान लीजिए अगर 2 पॉट हैं, उसमें दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है, तो हम बोलेंगे ना कि ये वाला पॉट ज़्यादा अच्छा है, वो वाला अलग है। हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस की वजह से, है ना। और अगर कोई डिज़ाइन ही ना हो तो दोनों पॉट, ये सारे पॉट एक जैसे लगेंगे। तो यही आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। So here is the answer: if there were no patterns in nature, the artist would not be able to get creative ideas and all the things would look same without patterns. Okay. Next is interview. Interview someone who makes crafts or toys in your locality. Share the information in the class. तो बच्चों आपने किसी ऐसे इंसान का, पर्सन का इंटरव्यू लेना है जो आपके घर के आसपास रहते हों या कोई क्राफ्ट का काम करते हों, वो टॉयज़ बनाते हों, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास हैं कोई तो उनसे इसके बारे में पूछिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन आपको उनसे मिलती है वो अपने दोस्तों के साथ कक्षा में, क्लास में आप शेयर करेंगे। Next is find out how some commonly used objects like pencils, erasers, pens and notebooks are made. Ask your elders. और आपने एक और चीज़ पता करनी है, किससे, अपने बड़ों से, घर में जो भी बड़े हैं, कि जो चीज़ें होती हैं जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं जैसे पेंसिल्स, इरेज़र, ठीक है, रबर, पेन्स या कॉपीज़, नोटबुक्स, वो कैसे बनती हैं, किस तरह से बनी है, ये आप अपने बड़ों से पता करेंगे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।